नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल लगभग सभी विषयों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और यह श्रृंखला बनाने के पहले हम और हमारी पूरी टीम बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देख करके जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर यह हमारी सीरीज उपयोगी सिद्ध होगी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी, यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका हमको और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। वहां पर सामान्य अध्ययन जहां जहां भी आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि मैं भी पूर्व में बोल भी चुका हूं, वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक, आगे रिक्त स्थान है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं: समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। जैसा कि हमारे बहुत सारे छात्रों का सुझाव भी आया था कि हमें अपना उत्तर चुनने का कुछ समय दिया जाए, तो इसी क्रम में आपके सामने 4 विकल्प हैं: समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 2 अनुच्छेद संविधान में उल्लिखित किए गए हैं, अनुच्छेद 23 और 24। याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24। तो बंधुआ मजदूरी जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन माना जाता है और अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात् श्रम, याद रखिएगा, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद है मुख्यतः। अनुच्छेद 23 आपको याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया हुआ है समता का अधिकार। समता का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं कि संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसका स्रोत है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो समता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला जो विकल्प यहां पर दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया, यह भी आपको नोट कर लेना है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को कहा गया था संविधान की हृदय और आत्मा। संविधान की हृदय और आत्मा आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को कहा गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज की श्रृंखला का आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? इसमें कौन है जो बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बीमा कारोबार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था है और उसका क्या कार्य है? यहां पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है IRDA, दूसरा है RBI और तीसरा है UGC और चौथा है ICMR। तो इस प्रश्न का सही जवाब है IRDA, जिसको हम लोग इरडा के नाम से जानते हैं। IRDA बीमा विनियामक प्राधिकरण, याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं बीमा विनियामक प्राधिकरण। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यह भी आपको याद रखना है। और बीमा कारोबार पर नियम बनाने वाली भारत की शीर्ष संस्था IRDA इरडा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय आपको याद रखना है, हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत एक्ट 1934 में आया है और आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, यह भी आपको याद रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, यह भी आपको याद रखना है। और इसका प्रधान कार्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है, यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में इसके 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं। इनके पूर्वाधिकारी 25वें स्थान पर थे शक्तिकांत दास, ये भी आपको नोट करना है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर थे और 26वें और वर्तमान के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जिनका क्रम है 26वां, याद रखिएगा। तो ये बैंकिंग नियमावली को निर्धारित करने वाली भारत की शीर्ष संस्था है। यूजीसी का तात्पर्य है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में 1956 में दर्जा मिला। वैधानिक निकाय के रूप में इसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया, यह भी याद रखना है। और इसका काम है उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाना और विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, याद रखिएगा। और वित्तीय सहायता और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करने का कार्य यूजीसी, इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। आईसीएमआर या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तमाम समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं वह इस संस्था के द्वारा ही जारी की जाती हैं। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया और कथकली। भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया और कथकली। इसमें आपसे पूछा गया कि उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो आपका सही जवाब है आज के प्रश्न के हिसाब से, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। और कथक का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है हमारा गृह राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है और राष्ट्रीय कथक संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान का मुख्यालय भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। तो पहले विकल्प में यहां पर दिया है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है तमिलनाडु राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य आपको नोट कर लेना है। अगले विकल्प में दिया है यहां पर सत्रिया। सत्रिया पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य असोम, याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य असोम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली विकल्प में दिया है, चौथे विकल्प में दिया है कथकली। तो कथकली दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य केरल का शास्त्रीय नृत्य, यह भी आपको याद रखना है। आपसे यह प्रश्न सूची मिलान करने को भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक तरफ राज्य दिए हो सकते हैं, ऐसा पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, और यहां पर शास्त्रीय नृत्य दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि सूची मिलान करके कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो वहां पर यह व्याख्या हमारी निर्णायक सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा या कौन से बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? याद रखिएगा यह प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से भी संबद्ध माना जाएगा, उत्तर प्रदेश विशेष से भी संबद्ध माना जाएगा, और कला संस्कृति जो जीएस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, वहां से भी यह प्रश्न संबद्ध माना जाएगा। तो कौन सा या कौन से बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, सांची, लुम्बिनी, सारनाथ, और अंतिम विकल्प में दिया है ये सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी याद रखना है आपको। जनपद सारनाथ का वाराणसी होगा, यह भी याद रखना है। और यहां पर सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो बुद्ध कहलाए, तो उनके द्वारा पहला प्रवचन दिया गया, और इस पहले प्रवचन को बौद्ध लिटरेचर में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हम 3 शब्दों की व्याख्या यहां पर करेंगे। पहला शब्द है, आपसे पूछा जाएगा महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध साहित्य में कहा गया महाविनिष्क्रमण। कठिन तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पहला प्रवचन दिया सारनाथ में, जैसा कि विकल्प में दिया हुआ है, उसको बौद्ध साहित्य में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब मानव देह को उन्होंने छोड़ा, शरीर को त्याग दिया, तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण की संज्ञा इसको दी गई है। तो जो सारनाथ है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर
विदेशी तीर्थयात्री भी आते रहते हैं, प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो पहले विकल्प में यहां पर दिया हुआ है सांची। सांची कहां पर है? तो सांची मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सांची कहां पर है आपसे पूछा जाएगा, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक जनपद है रायसेन, जनपद का नाम याद रखना है रायसेन। रायसेन जनपद में सांची है। और यहां पर बहुत प्राचीन बौद्ध आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसके अवशेष आज भी यहां पर है। और विश्व प्रसिद्ध स्तूप भी यहां पर बना है, सांची का स्तूप, याद रखिएगा, जो भारत की 200 रुपए की पत्र मुद्रा पर अंकित है। याद रखिएगा, भारत की जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी आर्ट कल्चर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको दर्शाने का काम भारत सरकार समय समय पर करती है। तो इसी क्रम में 200 रुपए की पत्र मुद्रा पर सांची के स्तूप को दर्शाया गया। मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूं, भारत की जो 200 रुपए की पत्र मुद्रा है, पेपर करेंसी है, 200 रुपए के नोट पर आपसे पूछा जा सकता है 200 रुपए के नोट पर क्या अंकित है, तो आप बताएंगे सांची का स्तूप। याद रखिएगा, सांची का स्तूप, ये 200 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। लुम्बिनी, लुम्बिनी की वर्तमान स्थिति कहां पर है? तो नेपाल में। याद रखिएगा, लुम्बिनी जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, ये वहां पर है। और यहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, यहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यह प्रश्न भारतीय कृषि से लिया गया है। और सामान्य अध्ययन में भारतीय कृषि से भी निरंतर सवाल पूछे जा रहे हैं, पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे गए, उम्मीद है कि आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो धान की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, आदर्श मृदा मानी जाती है? याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को मान्यता दी गई। याद रखिएगा, 8 प्रकार की मिट्टी को परिभाषित किया गया। 4 विकल्प यहां पर है, लाल, काली, लेटेराइट और जलोढ़। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, और भारत में अधिकांशता, लगभग भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूभाग भारत के पास है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ही पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ये आंकड़े में बताते हैं कि कहीं पर 42 से लेकर के 43-44% तक के आंकड़े हमें मिलते हैं, जहां पर भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान नदियों का रहता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है, और यह मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। धान की खेती, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया, उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और भारत के अधिकांश भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ ही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राचीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, और एक का नाम रखा जाता है नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। याद रखिएगा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में कौन उपजाऊ होगी, तो आपका जवाब होगा नवीन जलोढ़। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़। इसको स्थानीय भाषा में खादर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, खादर। नवीन जलोढ़ को खादर, और प्राचीन जलोढ़ के लिए बांगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बांगर किस मिट्टी का एक प्रकार है, तो आपका जवाब होगा जलोढ़। याद रखिएगा, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती। अब बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड या लौह तत्वों की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, यह भी आपको याद रखना है। और काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेटेराइट मिट्टी या मिट्टी पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इसका विस्तार ज्यादा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होगी, तो जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। और जल धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता, जैसा कि मैं पूर्व में बता भी चुका हूं, जलोढ़ मिट्टी में होती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन कितना रुधिर होता है? यह प्रश्न जीव विज्ञान से लिया गया है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर ये पहला विकल्प है, 3 से 4 लीटर ये दूसरा विकल्प है, और 10 से 11 लीटर ये तीसरा विकल्प है, और 6 से 8 लीटर यह अंतिम और चौथा विकल्प है। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन रुधिर की मात्रा 5 से
6 लीटर बताई गई। ये भी याद रखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर बताई गई है। बाकी रुधिर की जो मात्रा शरीर में है, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, उसका पोषण युक्त भोजन, उसकी आचार विचार, आहार की जो शैली है, उस पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होगा। तो ये एक औसत लिया गया है, 5 से 6 लीटर आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारा प्रयास रहता है और हमारी पूरी टीम का भी सहयोग है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से जरूर पूछें, जहां पर दिवस भी आपसे हम अपनी टेस्ट सीरीज में सम्मिलित करें, क्योंकि सामान्य दिन के पेपर में आपसे दिवस भी पूछे जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, कब से मनाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है। ऐसे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे और वहां पर आप सही उत्तर देकर के आएंगे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मेजर ध्यानचंद, अटल बिहारी वाजपेयी या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है वह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, लेखक, कवि, राज्यसभा संसद में विपक्ष के नेता और इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज है। इनको राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर अंतरराष्ट्रीय किसी बड़े मंच पर हिंदी भाषा को प्रदर्शित किया, हिंदी भाषा में अपना लेक्चर जो अपनी स्पीच है उनको दिया। ये एक कीर्तिमान इन्होंने दर्ज किया। इनके समय पोखरण टू याद रखिएगा, 1998 में भारत ने दोबारा से पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, यह भी इनके नाम की उपलब्धि है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी महत्वपूर्ण आकांक्षी परिवहन से संबंधित योजनाएं भी इनके द्वारा लाई गई। और इनका जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। याद रखिएगा, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और वर्तमान सरकार ने इस जयंती को घोषित किया राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। याद रखिएगा, यूपी के द्वारा आयोजित की गई जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक प्रश्न है, आप देख भी सकते हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा भी था यूपी, तो इससे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। तो याद रखना 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को, 25 दिसंबर अर्थात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को शुरू की गई थी, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है। आगे बढ़ते हैं, बचे वाले विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं। पहले विकल्प में दिए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जयंती मनाई जाती है 25 सितंबर को। याद रखिएगा, 25 सितंबर को। और इनकी जयंती को भारत सरकार मनाती है अंत्योदय दिवस के रूप में, अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस के रूप में। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अंत्योदय दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब जो हमारा अगला विकल्प है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जयंती हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। याद रखिएगा, 29 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। किस रूप में मनाई जाती है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद, इनकी महत्वपूर्ण कृति है जो कि पूर्व की परीक्षाओं में वहां से सवाल बन चुके हैं, गोल। आपसे पूछा जाएगा गोल किसके द्वारा लिखित है या उसके लेखक कौन है या किसकी जीवन शैली पर आधारित है, तो आपको जवाब देना है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। अब अंतिम विकल्प जो यहां पर दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई जाती है 11 नवंबर को। याद रखिएगा, 11 नवंबर को। किस रूप में मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, याद रखिएगा, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। यदि सवाल आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और अल हिलाल नाम के समाचार पत्र के संपादक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद जाने जाते हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। इनकी जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है,
हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? अभी हाल के दिनों में यूनेस्को के अंतर सरकारी जो सत्र है उसकी 20वें सत्र का आयोजन भारत में हुआ, और यह आयोजन भारत में पहली बार हुआ। यह भी आपको नोट करना है, जो इसका 20वां सत्र है उसका आयोजन भारत में हुआ और भारत ने इस सत्र की पहली बार मेजबानी की है, यह भी नोट कर लेना आपको। तो उसमें एक भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और बैसाखी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दीपावली। दीपावली जो दीपोत्सव के रूप में पूरी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है, तो इसके महत्व को देखते हुए और इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, बहुत सारे भारत के जो हमारे प्रवासी अन्य देशों में रहते हैं या बहुत सारे देशों में इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो याद रखना है कि दीपावली को इस सत्र में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इस सत्र का आयोजन कब हुआ? तो 8 से 13 दिसंबर, ठीक है, 8 से 13 दिसंबर 2025 में इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कहां हुआ यदि ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो लाल किला परिसर में, ठीक है, लाल किला परिसर में इसका आयोजन हुआ है। 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में हुआ है। भारत ने किस सत्र की मेजबानी की? तो याद रखिएगा, यूनेस्को का यह 20वां सत्र था। याद रखिएगा, यह 20वां सत्र था जिसकी मेजबानी भारत ने पहली बार की है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन की फोटो गैलरी में कितने परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो लगाई गई है? इस प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन की फोटो गैलरी में कितने परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो लगाई गई है? विकल्प में दिया हुआ 51, 15, 53 और 21। 4 विकल्प यहां पर है, 51, 15, 53 और 21। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर वहां पर लगाई गई है, जो कि इनको परमवीर चक्र विजेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी गई है और औपनिवेशिक परंपरा को यहां पर समाप्त भी किया गया है। 96 ब्रिटिश अफसरों की तस्वीर यहां पर लगी हुई थी, नोट कर लीजिएगा, 96 ब्रिटिश अफसरों की तस्वीर यहां पर लगी हुई थी राष्ट्रपति भवन की फोटो गैलरी में, आर्ट गैलरी में, जिसको हटा दिया गया है। औपनिवेशिक सोच के विस्तार को समाप्त करने का एक सफल प्रयास किया गया है और हमारे अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपने प्राणों की परवाह बिल्कुल न करते हुए, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भारत की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अदम्य साहस के लिए जो परमवीर चक्र दिया जाता है, तो हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर वहां पर लगाई गई है। भारत सरकार के इस निर्णय की हम भूरी प्रशंसा करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे सभी देशवासियों की तरफ से। इस प्रश्न को पढ़ने के साथ, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, तो हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो वहां पर लगाई गई है और 96 ब्रिटिश अफसरों की जो फोटो वहां पर लगी थी उसको हटा के दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 96 ब्रिटिश अफसरों की फोटो को वहां से हटाया गया है और हमारे अपने जो भारत के वीर सपूत हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, जिन्होंने, मैंने अभी बोला, आदम साहस का परिचय देते हुए, अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए, अपने प्राणों को न्यौछावर करके सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए परमवीर चक्र दिया गया है। और एक चीज और ये भी नोट कर लीजिएगा कि पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर भी किया गया। वहां पर भी यह संख्या 21 ही रहेगी, यह भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत का नवीनतम या 96वां रामसर स्थल किस राज्य में है? पूर्व के वीडियो में ऐसा प्रश्न हम पूछ चुके हैं और यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, आप अपडेट रखते हैं, तो आप निश्चित ही इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। तो भारत का नवीनतम 96वां रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? विकल्प के तौर पर यहां दिया है राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हमें इंतजार रहेगा, हमारी पूरी टीम को इंतजार रहेगा कि भारत का अंतिम 96वां स्थल जो रामसर स्थल है वह किस राज्य में है। धन्यवाद।